हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चोल साम्राज्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम चोल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और चोल साम्राज्य में क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको भी देखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का अत्यंत प्राचीन वंश था। चोल पल्लव शासकों के सामंत थे। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। प्राचीनतम चोल शासकों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। संगमकालीन चोल शासकों में सबसे प्रभावी शासक कारिकल को माना जाता है। संगमकालीन राजवंशों में चेर, चोल, पांड्य राजवंश का उल्लेख मिलता है। इसमें से जो चोल थे वो दोबारा उनका उदय हुआ था। इसमें कारिकल एक शक्तिशाली शासक था। इसे पराजित करने के लिए पांड्यों व चेर शासकों ने एक संघ बनाया, परंतु कारिकल ने इस संघ को भी पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कारिकल ब्राह्मण धर्म को मानता था। करिकल के काल में राजधानी ऑनथोरो से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित की गई। करिकल के बाद विजयालय आदित्य वर्मन प्रथम प्रांतक प्रथम शासक बने। प्रांतक के बाद राजराज प्रथम शासक बना। राजराज प्रथम प्रांतक का ही पुत्र था। इसने चोल साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः दिलाया। राजराज का वास्तविक नाम औरुमौलीवर्मन था। जो ये राजराज था ये चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है और सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। इसके बाद राजेंद्र प्रथम आया है। वो भी एक शक्तिशाली शासक था जिसने राजेंद्र चोल और राजराज चोल के समय में ही चोल साम्राज्य का पूरी तरह से विकास हुआ था। राजेंद्र चोल प्रथम के बाद चोल साम्राज्य की जो प्रगति थी वो रुक गई थी और चोल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया था। राजराज प्रथम ने 30 वर्षों तक शासन किया। इसने चोल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। राजराज प्रथम एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने केरल पर आक्रमण करके केरल साम्राज्य को अपने राज्य में मिलाया। राजराज प्रथम ने चेर शासक भास्कर रविवर्मन को व पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया। राजराज प्रथम ने लंका के शासक महेंद्र पंचम को भी पराजित किया और लंका के उत्तरी भाग को अपने अधिकार में ले लिया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और नवीन राजधानी पोल्लुम्रुव में बनाई। राजराज ने वेंगी के चालुक्यों को भी पराजित किया। राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग को अपने अधीन कर लिया था। राजराज प्रथम ने कलिंग पर आक्रमण कर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद मालदीव को भी अपने अधिकार में ले लिया। राजराज ने पहली बार भूमि का सर्वेक्षण कराकर स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी जो वो स्थानीय स्वशासन ही था और राजराज ने पहली बार भूमि का सर्वे करवाया और स्थानीय स्वशासन को महत्वपूर्ण बताया और उसको ज़्यादा महत्व दिया। राजराज ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 100 फीट लंबा 180 फीट लंबा व 190 फीट ऊंचा है। यह मंदिर 1000 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1011 ईस्वी में पूर्ण हुआ। राजराज के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में गद्दी पर विराजमान हुआ। राजेंद्र प्रथम भी राजराज के तरह साम्राज्यवादी शासक था। इसने पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। राजराज की मृत्यु के बाद जो महेंद्र पंचम था दोबारा इसने उत्तरी भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था श्रीलंका के। पर जब राजेंद्र प्रथम आया तो उसने इसे पूरी तरह से पराजित करके पूरी तरह से इसके साम्राज्य को नष्ट करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने चेर व पांड्य शासकों को भी पराजित कर उसके साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिलाया और अपने पुत्र को इसका गवर्नर बनाया।
राजेंद्र प्रथम ने पश्चिमी चालुक्य की शाखा के शासक जयसिंह द्वितीय को भी पराजित किया और उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र चोल ने बस्तर व उड़ीसा के क्षेत्र को विजय करने के बाद बंगाल को भी अपना अधिकार जमाया। राजेंद्र चोल ने बस्तर व उड़ीसा को तो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, उसके बाद उसने बंगाल पर भी अटैक करके बंगाल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र प्रथम ने काडारम राज्य पर विजय प्राप्त की। काडारम राज्य में मलाया, सुमात्रा, जावा व अनेक द्वीप आते थे। राजेंद्र प्रथम ने यह अभियान अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया। राजेंद्र प्रथम ने चेर व पांडे राज्य को पुनः अपने अधीन किया। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजाधिराज शासक बना। जो राजा प्रथम था उसने चेर व पांडे शासकों को हराकर, उसके संघ को हराकर उसके क्षेत्रों को तो छोड़ दिया था, परंतु राजेंद्र प्रथम के समय वो दोबारा शक्तिशाली हो गए थे और राजेंद्र प्रथम ने पुनः उनसे युद्ध करके उसके साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया और इससे उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद राजेंद्र द्वितीय विजय राजेंद्र आदि राजेंद्र कोलुत्तुंग शासक बना। इसमें कोलुत्तुंग शासक एक वीर व साहसी योद्धा था। राजाधिराज के बाद राजा राजेंद्र द्वितीय, उसके बाद वीर राजेंद्र व उसके बाद आदि राजेंद्र शासक बना। आदि राजेंद्र के बाद कोलुत्तुंग प्रथम शासक बना। इसमें कोलुत्तुंग शासक एक शक्तिशाली व साहसी योद्धा था। यह 1070 में सिंहासन पर बैठकर चोल साम्राज्य का शासक बनने से पूर्व बैंगी का शासक था। जो कोलुत्तुंग प्रथम था वो 1070 में सिंहासन पर बैठा था और चोल साम्राज्य का शासक बनने से पहले ये वेंगी का शासक था। कोलुत्तुंग ने पश्चिम चालुक्य शासक विक्रमादित्य से युद्ध किया। इस युद्ध में उत्तरी भाग में चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय ने कोलुत्तुंग का साथ दिया, जिससे कोलुत्तुंग की विजय हुई। कोलुत्तुंग ने लंका के शासक विजय बाहु से मित्रता कर अपनी पुत्री का विवाह लंका के राजकुमार से कर दिया, जिससे दोनों राज्यों के बीच मित्रता और मजबूत हो गई। कोलुत्तुंग के समय कलिंग पर वेंगी के शासकों का आधिपत्य था। कोलुत्तुंग ने कलिंग के शासक को पराजित कर कलिंग को अपने अधीन कर लिया। इस विजय की जानकारी जयगोंदर द्वारा लिखित कलित्तुंग पन्नी ग्रंथ में मिलती है। कोलुत्तुंग एक कुशल योद्धा के साथ साथ दूरदर्शी शासक भी था। इसने गहड़वाल शासक व चीन के शासकों से मधुर संबंध बनाए। कोलुत्तुंग ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन में भेजा। जो कोलुत्तुंग के सामने एक बड़ी शक्ति कौन सी थी? चीन थी। वो जानता था कि चीन को अगर उसने अपने मित्र नहीं बनाया तो आने वाले समय में चीन उस पर अटैक कर सकता है और उसका साम्राज्य नष्ट हो सकता है। इसलिए उसने चीन के शासकों और गहड़वाल शासक, जो उस टाइम मजबूत शासक थे, इन दोनों से उसने मित्रता स्थापित की और उसने 72 व्यापारियों का एक मंडल चीन में भी भेजा था। कोलुत्तुंग ने अपने 40वें वर्ष भूमि का सर्वेक्षण भी कराया। इसमें सिंचाई व्यवस्था को भी सुचारू बनाया। इसने कई करों को भी हटाया। करों को समाप्त करने के कारण इसे सुंगम तवित्र भी कहा जाता है। कोलुत्तुंग के बाद ऐसा कोई शासक न था जो चोल साम्राज्य को सुचारू रूप से चला सकता। इस कारण चोल वंश का अंत हो गया। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोल प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। चोलों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना व विजय प्राप्त करना प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होने के कारण ही संभव हो पाया। चोल शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रीय था। चोल शासन में राजा पूरे प्रदेश का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा को समस्त अधिकार प्राप्त थे, परंतु वह कानून नहीं बनाता था। उसकी सहायता के लिए कर्मचारी होते थे। राजा इन कर्मचारियों द्वारा ही शासन करता था। यह शासन को सुचारू रूप से चलाने में राजा की सहायता करते थे और राजा को परामर्श देते थे। चोल शासक नियमित रूप से अपने राज्य का दौरा करते थे, जिससे शासन को चलाने में उन्हें सुविधा होती थी। जो चोल शासक थे ये अपने राज्य का दौरा करते थे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी प्रजा में जाकर उनसे मिलते थे और उनको देखते थे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है और फिर उसका समाधान करते थे। इस कारण चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरह फली फूली।
चोल शासन में लोक सेवा सिविल सर्विसेज की एक व्यवस्थित संगठन था। इसके विभाग अध्यक्ष को ओले नायक कहा जाता था। राज्य कर्मचारी को वेतन नगद नहीं दिया जाता था, वेतन के रूप में जमीन देने की प्रथा थी। राज्य की आय का साधन भूमि कर था। चोल काल में राजा जल व थल सेना का प्रधान होता था। सेना 3 प्रमुख अंग होते थे: हाथियों की सेना, कुंजी मल्लर, घुड़सवार, कुंडी रेचुवगर तथा पैदल सेना होती थी। चोल सेना छोटी छोटी छावनियों में बटी थी, जिन्हें कड़गम कहा जाता था। चोल प्रशासन में ब्राह्मण भी सेनापति का पद धारण कर सकता था। चोल सेना को कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। सैनिक अधिकारियों को सेनापति, महादंडनायक या नायक कहा जाता था। चोलों के पास सुसंगठित एक नौसेना भी थी। उनके पास बड़ी मात्रा में नौकाएं व जहाज भी थे। चोलों ने बंगाल की खाड़ी को चोल की झील के रूप में बदल दिया था। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। चोल साम्राज्य में भूमि का समय समय पर सर्वेक्षण कराया जाता था, क्योंकि राज्य की आय का साधन के रूप में भूमि कर का विशेष महत्व था। भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। भूमि कर के अलावा व्यापारियों, सुनारों, बुनकर से भी कर वसूले जाते थे। नदियों, तालाबों, बाजारों पर लगने वाले करों से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। चोल शासक कर लगाने में उदार थे। वह जनता की स्थिति के अनुसार कर वसूलते थे। जो चोल शासक थे वो कम कर लगाते थे और कई बार तो करों को माफ भी कर देते थे। इनमें जो कुलोत्तुंग शासक था उसने करों को माफ कर दिया था, जिसके कारण उसे सुंगम तवित्र कहा जाता था। युद्ध विजयों से भी प्राप्त धन को राजकोष में जमा कर दिया जाता था। चोल साम्राज्य विस्तृत होने के कारण राज्यों को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन प्रांत को मंडल कहा जाता था। चोल साम्राज्य 8 मंडलों में विभक्त था। प्रत्येक मंडल वलनाडु में बटा था, जो आधुनिक कमिश्नरी के समान थे। वलनाडु को नाडु में बांटा गया था, जो आधुनिक जिले के समान थे। नाडु को कोट्टम में बांटा गया था। कोट्टम गांव के समान थे। कोट्टम व कुर्रम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। चोल शासन की विशेषता उसका स्वशासन की व्यवस्था थी। गांव से लेकर प्रांत तक सुशासन की संस्थाएं होती थी, जो शासन का कार्य देखती थी। वलनाडु की सभा को नगस्तार कहा जाता था। नाडु में कार्यरत सभा को नट्टार कहते थे। गांव 2 प्रकार के थे। साधारण गांव उर की सभा को उर्रार कहा जाता था। कुछ गांव विद्वानों को दान में दिए जाते थे, जिन्हें चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। इसकी संस्था को सभा कहा जाता था। ये संस्थाएं अपना कार्य अनेक समितियों द्वारा करवाती थी। इन समितियों को वेरियम कहा जाता था। समिति के सदस्य निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को वैदिक ग्रंथों का ज्ञान होना व 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी होना व उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। ये उसका एक चुनाव लड़ने का एक क्राइटेरिया था कि उसको वैदिक मंत्रों का या वैदिक ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। उसके पास 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए और उसकी आयु 35 से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों पर व्यभिचार व चोरी में लिप्त होते थे, वे समिति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। शूद्रों से भी संबंध रखने वाले व्यक्ति भी समिति के सदस्य होने के लिए अयोग्य माने जाते थे। इन सदस्यों के कार्य भूमि कर को एकत्रित करना, राज्य कोष में जमा करना व सिंचाई की व्यवस्था करना, मंदिरों की देखरेख, सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख करना, राजपथों का निर्माण करना, व्यक्तिगत संपत्ति पर नियंत्रण रखना, न्याय संबंधित कार्य, स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था करना आदि थे। मुकदमों का निर्णय करना भी अधिकार स्थानीय संस्थाओं का था। चोलकालीन न्याय व्यवस्था वर्तमान जूरी से मिलती थी। अंतिम निर्णय राजा स्वयं करता था। चोल काल में दंड व्यवस्था उदार थी। इस समय व्यभिचार, चोरी व धोखेबाजी को गंभीर अपराध माना जाता था।
किसी व्यक्ति के अपराध का निर्धारण गांव संस्थाएं करती थीं। अपराधियों के दंड का निर्धारण राज्य कर्मचारी करते थे, परंतु राजा का निर्णय सर्वोच्च होता था। राजा अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। उत्तराधिकारी युवराज के रूप में कार्य करता था और प्रशासन में राजा का हाथ बटाता था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।